नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ले रहे हैं कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.2। इसका पहला सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। इसमें पहला पॉइंट है कि प्रत्येक परिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमित संख्या एक वास्तविक संख्या कैसे होती है, देखो मैं अलग स्लाइड लेकर आपको समझा देता हूँ। देखो ये होती है, जैसे मान लो वास्तविक संख्या, ये है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में दो संख्याएं आती हैं, एक आती है परिमेय संख्या और एक आती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वास्तविक संख्या को सिर्फ परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है। जैसे मान लो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो इसका मतलब क्या है, देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका कथन, यह कथन तो क्या होगा, सत्य होगा। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे बनती है, परिमेय और अपरिमेय से। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या होगी, वास्तविक संख्या, और प्रत्येक परिमेय संख्या भी क्या होगी, वास्तविक संख्या। इसलिए इसका पहला कथन क्या है, सत्य। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले का उत्तर। ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य, क्योंकि क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब दूसरा देखो कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु तो रूट m के रूप का नहीं होता है। कैसे, देखो जैसे मान लो मैंने लिखा है रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10, ऐसे बहुत सारी संख्या आएगी। अब ये क्या कह रहा है, पढ़ो आपको ध्यान से, कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों। अब जैसे देखो मैंने ये संख्या लिखी रूट 1 और रूट 2, तो इनके बीच में अनंत संख्या है। रूट 2, रूट 3, इनके बीच में अनंत संख्या है। रूट 3, रूट 4, इनके बीच में अनंत संख्या है। तो प्रत्येक रूट वाली संख्याओं के बीच में अनेक अनंत संख्याएं हैं। तो ये कथन क्या होगा, ये कथन असत्य होगा। क्यों होगा असत्य, क्योंकि जैसे मैं उदाहरण ले लूँ 2 और 3, रूट 2 और रूट 3 के बीच में अनंत संख्या होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है। क्यों है, क्योंकि देखो जैसे कोई भी संख्या ले लो, मान लो मैंने रूट 2 और रूट 3 लिया, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 के बीच अनंत संख्याएं होती। ठीक है विद्यार्थियों, अनंत संख्याएं होती हैं, जो कि रूट m के
रूप का नहीं होता, रूप का नहीं होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या, m एक प्राकृत संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो तीसरा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमित संख्या होती है। अब देखो मैंने भी इसमें समझाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमित संख्या होती है। देखो क्या कह रहा है, वापस पढ़ो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमित संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, मैंने आपको पहले ही पढ़ा था कि प्रत्येक परिमित संख्या कहे तो सही है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमित कहे तो गलत है। अगर कह दे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमित होती तो भी क्या है, गलत है, यानी ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। ये कथन क्या होगा, असत्य होगा, ये कथन होगा असत्य। तो मैं यहाँ पे तीसरा यहाँ पे लिखता हूँ, तीसरा क्या होगा, असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है विद्यार्थी, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस के वर्गमूल, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, मान लो पूछे कि 1, या लिख दूँ जैसे √2, या लिख दूँ √3 या √4। अब ये पूछ ले कि √1 क्या है, तो √1 का मान क्या होता है, एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, एक क्या हो जाएगा, परिमेय। √2 क्या होगा, अपरिमेय। √3 भी क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन √4 क्या होगा, √4 का मान कितना आता है, 2, और 2 क्या होता है, परिमेय संख्या। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। आप देख लो क्या सभी अपरिमेय हो रहे हैं, नहीं हो रहा है अपरिमेय, क्योंकि देखो ये परिमेय हो रहा है, ये परिमेय हो रहा है। जैसे अब √9 आएगा तो √9 किसका हो जाएगा, 3 का, वो भी क्या होगा, परिमेय। तो सभी नहीं हो रहे, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो रहे। तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, नहीं होते हैं। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या लें और वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अब जैसे देखो ये तो एक बोल रहा है, मैं आपको 2 से अधिक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मैं √1 ले लूँ, क्या होगा, 1, या √4 ले लूँ, √4 क्या होगा, 2। यही पूछ रहा है कि वर्गमूल का उदाहरण ले जो परिमेय संख्या, जैसे √1 परिमेय, √2 परिमेय। अब √9 ले लें, क्या होगा, 3 भी क्या होगा, परिमेय। √16 ले लो, 16 भी क्या होगा, 4 क्या होगा, परिमेय। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो, √25 ले सकते हो, किसका होगा, 5 का। √37 ले सकते हो, किसका होगा, 6 का। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, दिखाई कि संख्या रेखा √5 को किस प्रकार निरूपित करती है।
देखो √5 को निरूपित करने के लिए सबसे पहले देखो जैसे इसमें प्रश्न आ सकता है √2 का आ सकता है, या √3 का आ सकता है, या √5 का। ये 3 सवाल इस तरफ से बन सकते हैं। ये √5 का दिया हुआ है, अगर √2 आ गया तो कैसे करेंगे? जैसे √2 आ गया तो इसको हम किस रूप में और लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको हम कर्ण मान लेंगे। तो आधार और लंब क्या होगा? तो आधार 1 का स्क्वायर होगा और लंब भी क्या होगा? 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर √3 आ जाए, √3 आ जाए तो क्या करेंगे? √3 आ गए तो हम √2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर कर लेंगे। और √5 आ गए तो √5 आ गए तो हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कैसे करते हो? ये स्क्वायर करने पर मान ये वाला वापस आना चाहिए। जैसे मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितने हो रहे? 2, ये रहा 2। इसी प्रकार मैं √2 का स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा? 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 कितने हो रहे? 3। इसी प्रकार इसमें देखो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा? 4, 4 और 1 कितने हो रहे? 5। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो कि दिखाए कि संख्या रेखा √5 को किस प्रकार निरूपित करती है। अब देखो पहले मैं थोड़ा पेन चेंज करके आपको बताता हूँ। देखो हाँ, अब ठीक है। देखो जैसे संख्या रेखा, मैं स्केल से लाइन खींच देता हूँ। एक संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो स्केल से मैं एक लाइन खींच देता हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने ये स्केल से एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये हो गए 0, यहाँ पे ये हो गए 1, यहाँ पर ये हो गए 2, यहाँ पर ये हो गया 3, ठीक है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, अपने को √5 का निकालना है तो आधार कितना लेना पड़ेगा? आधार 2 लेना पड़ेगा। आधार कितना लेना पड़ेगा? 2। और लंब कितना लेना पड़ेगा? 1। लंब कितना लेना है? 1 लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, लंब लेना है 1। तो मैं पहले 2 यहाँ से 0 से लगाकर 2 तक लाइन खींच देता हूँ। 0 से 2 तक ये हो गई 2। ठीक है विद्यार्थियों, ये लाइन खींच दी मैंने। अब ये तो हो गया आधार। अब लंब लेना है 1, तो मैं लंब खींच देता हूँ 1। लंब खींच देता हूँ। देखो एक सेंटीमीटर यहाँ से लंब खींच देंगे। देखो ये हो रहा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? देखो इस जो 0 है, एक जैसे इसका मैं नाम दे देता हूँ। इसका नाम जैसे मान लो ये हो गया ए। देखो जैसे ये क्या हो गया? ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया? सी। अब हम क्या करेंगे? इस ए को और सी को मिलाएंगे। ए को और सी को क्या करेंगे? मिलाएंगे। देखो देखो ए और सी को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस ए और सी को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। जो ये मान आया नहीं, ये किसका मान है? √5 का। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ से हम प्रकार रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल की नोक रखेंगे और यहाँ से इस प्रकार चाप काट देंगे। इस प्रकार ये जो मान आएगा ये √5 का मान होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम √2 का भी मान निकाल सकते हैं और √3 का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।